बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में। हूं नम्रा तारिक। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर साद रसूल साहब और साथ ही लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे आमिना शेख साहिबा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है। रवां दवाएं काफिले इस्लामाबाद की जानिब हम सबको ही पता है मुल्क में इस वक्त दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन ये जो बढ़ता हुआ सियासी बहरान है ये ख़त्म कैसे होगा और तहरीक इंसाफ अभी क्या करने जा रही है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान कोई तल्ख कलामी की खबरें वो सामने आई, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी कि पाकिस्तान को ये जो एहतजाजी सियासत है इसकी वजह से एक दिन में कितना नुकसान उठाना पड़ता है। प्रोग्राम पब्लिक पल्स की टीम ने इस पर कुछ रिसर्च की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे दूसरे हिस्से में। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो पीपल्स पार्टी के कुछ रिजर्वेशंस थे उनको दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दी थी। वो कमेटी तश्कील देने के बाद अभी तक क्या हुआ है उस कमेटी ने, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो कमेटी बनाई गई थी वो तश्कील के बाद मंजरनामा क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, इस पे बात करते हैं। आमिना, आपकी तरफ आ रही हूँ, प्लीज ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है, अभी कोई हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कोई बातचीत हो रही है, कहीं पे कोई मामला जाके ठंडे पड़ सकते हैं, क्योंकि काफिले तो अभी तक केपी की हुदूद के अंदर ही हैं। सो अगर ये एक हफ्ते तक भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचते तो क्या आवाम इसी तरह सफर करेगी? गवर्नमेंट ने क्या सोचा इसके बारे में? नम्रा, देखें, इन काफिलों की कभी इस्लामाबाद आने की नीयत ही नहीं थी। आपने पहले भी देखा, ये कोई पहला एहतजाज नहीं है। मैंने आपको कल परसों के शो में कहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तर्स के काबिल लोग जो हैं वो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता या शायद नहीं समझ पा रहे वो इस चीज़ को कि उनकी जो सो कॉल लीडरशिप है वो खुद इस सब कुछ में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने उनको एक स्केप गोट बना के आगे किया हुआ है, सड़कों पे लाए हुए हैं। अब आप ये देखें कि 3 ऐसे लोग जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में थे, उनको सुबह सुबह बुशरा बीबी ने कह दिया कि जी हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। वो आपने न्यूज़ में यकीनन देखा होगा। सो इशू ये है कि ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है इस वक्त, ये सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए ना। इस जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब खुद आना चाहते हैं। और मेरी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 3-4 दिन से जो कुछ मैं देख रही हूँ, मेरी तो ऑब्जर्वेशन और समझ बूझ ये कहती है कि बुशरा बीबी भी शायद उन्हीं के कैंप का जो है वो एक मोहरा है, और वो भी कहने को तो इमरान खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन जो चीज़ें वो कर रही हैं, जिस तरह के एक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं, और इमरान खान साहब यकीनन अफसोस के साथ इस वक्त बेबस हैं। मैं समझती हूँ कि सारा कुछ शायद उनको ख़त्म करने के लिए और पीटीआई की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे इस धरने और जलसे का कोई और ना पर्पस समझ आता है, ना ही मुझे ये धरना और जलसा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे तो आगे कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल ऑब्वियसली हैं, वो बड़े एविडेंट है, हम उस पर बात कर भी रहे। वो तहरीक इंसाफ की जमात के अपने कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन मैंने हुकूमत की पॉलिसी के बारे में पूछा था कि अगर एक हफ्ते तक भी ये काफिले इसी तरह इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते या अगर ये केओस इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या एक हफ्ते तक भी अवाम इसी तरह सफर करते रहेंगे, पाकिस्तान सफर करेगा इस पे? इसके लिए क्या पॉलिसी हुकूमत की, प्लीज वो बताइए। जी नम्रा, मैं एक चीज आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैंने आपको पहले भी चीज कही, मैंने इस वक्त पीटीआई के इंटरनल इख्तिलाफात की तरफ निशानदेही नहीं की। अच्छा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त लग ऐसा रहा है कि पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो खुद पीटीआई को की डिस्ट्रक्शन की तरफ काम कर रहे हैं। आपसी इख्तिलाफात की बात नहीं करी, बट जिस तरीके से पीटीआई को खुद डिसमेंटल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इनको एक टास्क, एक एजेंडा दिया गया पीटीआई को खत्म करने का। सियासी हरीफ होने के नाते हमें तो शायद इस बात पे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रही हूँ। जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए बहुत क्लियर है कि नो मैटर व्हाट 27 तारीख तक तो एक चीज अनाउंस कर दी गई है कि उससे पहले किसी को भी इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ही किसी किस्म की कोई इसके अंदर गुंजाइश है या नरमी बरती जाएगी, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारे पास एक बेलारस का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, तो उसके अंदर तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक पंजाब की बात है और जहाँ तक सिंध की बात है, मैंने देखा है कि बाकी सारे सूबों के अंदर
میں لاہور میں اس وقت پرسنلی موجود ہوں, بالکل امن امان ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے ہوئے جو ہمیں کہا گیا تھا کہ پنجاب سے لوگ نکلیں گے. کے پی کے اندر جو سچویشن آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ رہیں گے اور سارا کچھ ہم نے صرف ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے, سو وہ پروبیبلی ان کی ایک سیلف کریٹڈ سچویشن ہے, کیونکہ یہ لوگ خود کے پی گورنمنٹ ان کے پاس ہے. اگر یہ صرف اپنی نیوسنس ویلیو بڑھانے کے لیے ایسی سچویشن بنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میرا حال ہے باقی صوبوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بالکل امن امان ہے اور کوئی ایسی مشکل سچویشن ہے نہیں. اگر انہوں نے مشکل کریٹ کرنے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ول ہیو اے زیرو ٹالرنس پالیسی. ٹھیک ہے. اچھا, بیلاروس کا وفد جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بائی دا وے پہنچ آئے یہاں پہ, ان کو ریسیو کر بھی لیا گیا ہے. 75 رکنی یہ وفد ہے اور کل اوبیسلی صدر بھی آ رہے ہیں بیلاروس کے. سو یہ پاکستان کا امیج بہت خراب نہیں ہو جائے گا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور اس کو پھر اوبیسلی کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ ریئلی سیریسلی. مجھے یہ بتائیں نمرہ کہ پاکستانی گورنمنٹ اور کیا کرے؟ پاکستانی گورنمنٹ جب ان سے لڑائی کرتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ تحریک انصاف کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے, مذاکرات, کیونکہ اوبیسلی انٹرنیشنل امیج بہت ویلیو رکھتا ہے. سو اگر گورنمنٹ کے کوئی جو حلقے ان میں کہیں پہ ایسی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کو آج رات کنونس کر لیا جائے. نمرہ گورنمنٹ تو ہر دن سے چاہتی ہے, نمرہ گورنمنٹ سے نہیں, 1 سال سے 2 سال سے, جس دن سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس دن سے یہ چاہتی ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے, ان سے مل کے بات چیت کی جائے. اور ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی پاکستان کی بہتری ہے, کیونکہ آپ انڈائریکٹلی اگر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹس جو ہیں جب آتی ہیں تو انہوں نے اپنے نمبر بنانے ہوتے ہیں, اپنا ووٹ بینک پکا کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو گورنمنٹ کا ووٹ بینک ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر بڑا اسٹرانگلی ڈیپینڈنٹ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کتنا پیس رہتا ہے, کوئی اور چیزیں خراب نہ ہو, ہمارے فورن ریلیشنز بہتر رہے, ہماری اکانومی سٹیبل رہے, سٹاک مارکیٹ اس وقت جو ہے ہمیشہ ہسٹری میں سب سے اوپر ہے. سو گورنمنٹ کی اپنی پرائیورٹی یہی ہے, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوسری سائیڈ یہ کرنا چاہتی ہے یا پھر ان کا ایجنڈا صرف اور صرف شور شرابہ ہے اور صرف ایجنڈا ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی پریشان کیا جائے اور عوام کو بھی پریشان کیا جائے. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب آ گئے ہیں, شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب آ گئے ہیں, انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا. ساتھ صاحب, میں نے آمنہ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بیلاروس کا وفد پہنچ چکا ہے, اور میں نے آمنہ صاحبہ کا جواب سنا. میڈم میں گزارش کروں کہ وہ جو امن امان آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کوئی بندہ نہیں ہے اور کوئی مطلب نکلا نہیں ہوا, وہ اس امن امان کی وجہ سے اتنے کھلے تھے رستے کہ مجھے ٹائم پہ آنے میں حکومت نے بڑی مہربانی کی کہ میں پہنچ گیا. آپ نے بالکل درست کہا. میں بیلاروس پہ بات کرنے سے پہلے میں نے پنجاب کی بات کی ہے, میں خود پنجاب میں موجود ہوں. جی میڈم, میں آپ سے اس پہ بھی تھوڑی سی استدعا کروں. ویسے تو جس طرح کل میں آپ کے سامنے تسلیم کر چکا ہوں, میں آپ کی پارٹی کا ایک چھوٹا سا ادنا سا سپورٹر ہوں, آپ لیڈرشپ ہیں, میں آپ کو زیادہ تو مشورہ نہیں دے سکتا, لیکن گزارش اتنی سی ہے کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں نا کہ پنجاب سارے کے اندر امن امان ہے, تو سیاست ایک مذاق بن جاتی ہے, کیونکہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پنجاب سارے میں کیا ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ پنجاب میں بالکل امن امان ہے اور لوگ نہیں نکلے, ابھی ہم کے پی کی بات نہیں کرتے, آپ ضرور کہیں کہ آپ نے ہر جگہ بند کر کے لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کی بات میں تھوڑی سچائی ہوگی تو لوگ اس کو مانیں گے. سیاست کے اندر کچھ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. جب سیاستدان, آپ تو میری لیڈرشپ میں ویسے بھی میڈم, ہم آپ پہ یقین کرنا چاہتے ہیں, تو ہم لیڈرشپ میں تھوڑی کریڈیبلٹی چاہتے ہیں. وہ دن کو دن کہیں اور رات کو رات کہیں. وہ جب 7 بجے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ صبح کے 7 بجے ہیں, جب شام کے 7 بجے ہیں, اور اگر صبح کے 7 بجے ہیں تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ اس وقت تو اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پنجاب کی سڑکوں پہ جو ہو رہا ہے, اچھا کہیں برا کہیں, آپ اس کو پی ٹی آئی کی زیادتی کہیں, حکومت کی بربریت کہیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ امن امان ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ نہیں نکل رہے اور حکومت نے بالکل امن امان سے اپنے شہر چلا رہی ہے. اگر آپ یہ بات کریں گی تو کریڈیبلٹی ایز اے سیاستدان, ایز اے پولیٹیکل پارٹی افیکٹ ہوگی. باقی چیزیں تو سیاست چلتی رہے گی, میرا یہ نہ کوشچن لیکن کریں. ساتھ صاحب ایڈریس کر دیجیے گا پلیز کہ کیا حکومت ایسے ان کو سمارٹ پلے کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی کہ مذاکرات کی طرف جائیں اور آج رات ہی اگر کچھ حل ہو سکتا ہے. دیکھیے, ہم تو بہت عرصے سے, ابھی آپ نے میڈم سے بھی پوچھا کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے, پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا, بٹ جب انہوں نے بتائی پالیسی تو وہ پالیسی صرف بربریت کی تھی, ہم بند کر دیں گے. پالیسی کے اندر انہوں نے ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا. انفارچونیٹلی میں نے تو جس طرح کہا, میری تو لیڈرشپ ہے, میں زیادہ بات نہیں کر سکتا.
लेकिन एक जुमला भी नहीं कहा कि हम इसको किसी तरीके मसलहत के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कोई जुमला नहीं था, हम बंद कर देंगे, ऐसी की तैसी फेर देंगे, निकलने नहीं देंगे, 27 तारीख तक किसी परिंदे ने पर मारा तो गोली मार देंगे। जरूर कर सकते हैं, गोलियां भी आपकी हैं, फिजा भी आपकी है, लेकिन इसको किसी तरीके रिजॉल्व करें। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसमें से जो भी निकलेगा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर लोगों ने अटक के पुल को ओवर पावर कर दिया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर आपने सारा पाकिस्तान बंद करके लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। कल परसों ही आपके फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे कि 190 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है जब आप किसी शहर को, मेजर शहर को पाकिस्तान में बंद करते हैं। अब मैं बेलारूस की तरफ आऊं। देखिए, हमें हर इंटरनेशनल बुलाया हुआ शख्स, हर इंटरनेशनल बुलाया हुआ खास तौर पे कौमी सरबराह हमें हर दिल अजीज है, पाकिस्तान का मेहमान है। हम सब अपना दिल खोल के उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कोई तिजारत आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई बाहमी ताल्लुकात के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये बड़ा ये बहुत जरूरी बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो इंक्लूडिंग पीटीआई, उनको इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हुकूमत ने बेलारूस को के प्रेसिडेंट को, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं बहुत आराम से ये वक्त गुजरे और वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी यादें लेके जाएं, अगर हुकूमत वाजे कर दे कि बेलारूस के साथ हमारी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की बेलारूस की क्या पॉलिसी है, ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो कि ये जो सदर आए हैं ये पाकिस्तान से इस तरह कनेक्टेड हैं, बेलारूस और पाकिस्तान फलां काम इकट्ठे करेंगे, इन तीन चीजों के अंदर हमारी वो अगर पॉलिसी, अब तक हमने बेलारूस के सदर के आने की बात सुनी, उसकी वजह से शहर को बंद करने की बात सुनी, लेकिन पता नहीं चला कि बेलारूस के सदर क्या करना चाह रहे हैं जिसको ये लोग पीटीआई वाले सारे मिल के कुछ एमओयू साइन होने 4 गालिबन। मैडम एमओयूज तो देखिए, एमओयूज तो हर हुकूमत चाहती है कि हमारे एमओयूज तो मैडम हर, देखिए जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो उसके साथ कुछ एमओयूज साइन होते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी होगी ना कि ये एमओयूज डिफेंस में साइन हो रहे हैं, ये एमओयूज टेक्नोलॉजी में साइन हो रहे हैं, हम बेलारूस से कोई इक्तिसादी राहदारी करना चाहते हैं, हम कोई ऑयल, हमारी बेलारूस से क्या फॉरेन पॉलिसी है जिसको ये पीटीआई रोकने की कोशिश कर रही है। बतौर मेरी लीडरशिप, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपनी लीडरशिप से जी आमिना से ये सवाल पूछ लेते हैं। आमिना, आप साथ साहब के सवाल का जवाब दे सकती हैं। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के कि कोई किसी मुल्क का भी कोई शहरी हो वो ये सोचता हो अगर कि हमारे मुल्क, मेरे मुल्क के अंदर जो पीस है, जो अमन अमान है, वो डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर कि कोई बाहर का शख्स आ रहा है हमारे मुल्क में या नहीं। और नॉट ओनली दैट, अगर आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, तो क्या इसके बगैर, इसके अलावा मेरे मुल्क में अमन अमान नहीं होना चाहिए? क्या इसके अलावा मेरे मुल्क में, मैडम आपने बेलारूस को एक्सक्यूज बना के 27 तारीख कहा ना, तो स्पेशल बात क्या है फिर इसमें? मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया, मैंने एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने ये कहा जो हमारी रवायात है, वरना 27 तारीख की क्या डेडलाइन है? फॉरेन पॉलिसी के नॉर्म्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी के भी नॉर्म्स है, कहीं पे भी कोई भी ये नहीं चाहेगा। और अगर आप एक नॉर्मल शख्स से, अपने शायद नेबर से, अपने पड़ोसी से पूछें तो उसको भी ये पता होगा, पाकिस्तान बेलारूस की क्या पॉलिसी है, घर वाले आपस में लड़ रहे होंगे। लेट मी कम टू दैट प्लीज। बात ये है कि मुझे ये प्रॉब्लम ये लग रहा है, ये क्वेश्चन ही फ्लॉड लग रहा है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी जो है, जो एमओयू साइन होंगे, वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, वो ऑब्वियसली पब्लिक होंगे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। फॉरेन ऑफिस उसको पब्लिक करेगा, टीवी के ऊपर चलेंगे। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी मंगवा के भेज सकती हूँ। मैम, जो वर्कर्स का ग्रुप है उसमें आप हमें भिजवा देना। क्या मेरे मुल्क के अंदर जो अमन की सिचुएशन है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि बेलारूस जो है वो हमें पाकिस्तान में क्या दे रहा है, एमओयू का कंटेंट क्या है, और वो कंटेंट क्या बैरिस्टर साद रसूल को पसंद है या नहीं, इसके ऊपर मशरूत है मेरे मुल्क में अमन की सिचुएशन। आई एम सॉरी, ये तो सवाल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हर वक्त अमन रहना चाहिए। देखिए मैडम, गुजारिश है बतौर वर्कर, मैं बतौर वर्कर आपसे पूछ रहा हूँ एक बात कंप्लीट करने कि जो बेलारूस की, जी आप प्लीज बात, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, जब हम लोग भी छोटे थे और एक दूसरे के साथ बहन भाई लड़ते होते थे और मेहमान आ रहे होते थे, तो उस वक्त भी माँ बाप समझाते थे कि बेटा
मेहमान आ रहे हैं, लेट्स ट्राई टू एक्ट नाइस। मैम इसमें आप माँ बाप हैं और हम बच्चे हैं। बेसिक इस एनालॉजी में आप माँ बाप हैं और बाकी सारे बच्चे हैं। बच्चे नहीं है, इसमें हम सब पाकिस्तानी हैं जो कुछ मेहमानों को, अपने फॉरेन एलाइज को होस्ट कर रहे हैं, एंड वी नीड टू बिहेव लाइक मैच्योर एडल्ट्स। मैम आप सही कह रही हैं। देखिए गुजारिश है क्वेश्चन करना कि जी एमओयू का कंटेंट डिसाइड करेगा कि पीटीआई मैम कंटेंट छोड़े, बेलारूस पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है ये बता दें। बेलारूस पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? आपने हमें बहुत सा लेक्चर दिया कि आप वालिदैन हैं, हम बच्चे हैं, जैसे डांट के बच्चों को चुप करा दिया जाता है क्योंकि सिर्फ बड़ों को पता है कि मेहमानों से क्या बात हो सकती है, वो बाकी रियाया को, कौम को, अवाम को थोड़ी पता है। आप बड़े हैं ना, तो आप चलिए ये बता दीजिए बतौर बड़े होने के कि हम बच्चे पूछना चाहते हैं कि जो मेहमान आए इनसे हमारा क्या ताल्लुक है, सिर्फ बता तो दीजिए। Definitely the foreign office is going to make that public statement. मैंने आपको यही कहा कि that is not my place to make that statement. इस पे आपका पॉइंट आ गया जी, आपने इस पे आपका पॉइंट आ गया। make that public statement. ठीक हो गया। अच्छा साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अंदर से अभी खबरें आना शुरू हुई हैं, जैसे ही रमा दमा हुए काफिले इस्लामाबाद की जानिब, अली अमीन गंडापुर का कुछ एतराज है कि बुशरा बीबी लीड नहीं कर सकती क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में कामयाब कर पाएगी तहरीक इंसाफ? वो भी जब आप इतने मैसिव लेवल पे इतने बड़ी तादाद में लोगों को लेके आ रहे हो और आपका एजेंडा भी बड़ा स्ट्रांग है कि आपने तो इनकलाब लेके देखिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी ये ख्याल है, अभी पहले सेगमेंट में आमना साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी ख्याल है कि पीटीआई की जो लीडरशिप मौजूद है बाहर, वो इस जलसे को या इस एहतजाज को या इस धरने को या ये जो भी बनेगा वो इसकी कामयाबी की ज़ामिन है या नहीं है। अगर उनके ऊपर होता, ख्वाह वो बुशरा बीबी हो, ख्वाह वो अली अमीन गंडापुर साहब हो, गौहर खान साहब हो, जितने भी ये लोग हैं, अगर इन पे मुनस्सर होता, अगर इनकी कॉल होती तो ना इतने लोग निकलते, ना इस तरह की तैयारी। आज ये सारी लीडरशिप इमरान खान साहब के बगैर खड़े होके एक कॉल कर दे कि हम पेशावर में जलसा करेंगे, ये हुकूमत को, बेलारूस के सदर और बच्चों को डांटने वाली जो बात है, डांट के चुप करवाने वाली और अपने अपने कमरों में भेज के खामोशी से बैठने वाली बात है, ये याद नहीं होती। ये इस लीडरशिप के लिए नहीं हो रहा। किसी का ये ख्याल नहीं कि अली अमीन गंडापुर पे मुनस्सर है पीटीआई की इस तहरीक का कोई भी, जो भी इसकी एंडिंग होगी। लगता ये है, बज़ाहिरन ये है, जितनी बात भी सोशल मीडिया से आजकल के पुरम फिजा में, जिसमें मैडम ने हमें बिल्कुल दुरुस्त बताया कि सारे पंजाब में लोग इस वक्त फल फूल रहे हैं और एक दूसरे से फ्रीली बात भी कर रहे हैं और हिलजुल भी रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और दूध की नहरें भी बह रही हैं। उन सब के बीच गुजारिश है कि लोगों का ये कॉल को रिस्पॉन्ड करना या ना करना बज़ाहिरन लगता ये है कि पीटीआई की लीडरशिप पे नहीं मुनस्सर, इमरान खान साहब का और लोगों के कनेक्शन पे मुनस्सर है। हाँ, क्या उस कनेक्शन में इतनी ताकत है कि वो विदस्टैंड कर सकेगा 6, 7, 8, 10 दिन, जितनी भी देर ये चलता है, अगर इतनी देर चलता है, ये हम नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता, हो सकता है कर रहे, हो सकता है ना करे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हर लम्हा जब ये आगे चल रहा है, हर रोज, इस वक्त 7:22 हुए हैं, जब 23 हो जाएंगे तो पाकिस्तान का इस सिचुएशन में मजीद नुकसान हो चुका होगा। हमारी बड़े, जैसे कि अब वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो हमारे बड़े हैं, वो जानते हैं मेहमान जब आएंगे तो बच्चों को चुप करवा के कैसे कहीं बिठाना है और पेस्ट्री कौन ले सकता है, ट्रॉली से कौन नहीं ले सकता। इसमें बड़े रूल्स होते हैं, जैसे कि आप जानती हैं कि अगर मेहमान आए तो बच्चे ट्रॉली से, तो हम तो वो छोटे बच्चे ना, वो हमें बड़े बता रहे हैं कि इसको कैसे चलाएंगे आगे। हम सिर्फ उनसे इस्तदा ये करते हैं कि हम उन्हीं के छोटे बच्चे हैं, जिन बड़ों के मेहमान आए हैं हम उन्हीं के छोटे बच्चे हैं। चले अच्छे कमरे में नहीं रहते होंगे, पीछे क्वार्टर में रहते होंगे, आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुन लें, हमसे लड़े नहीं। ये बात मेरे ख्याल में आवाम को करनी चाहिए और यही मशवरा मेरा बसद एहतराम अपनी लीडरशिप को। ठीक है। अच्छा आमिना, जल्दी से बताइएगा, हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, कि अगर आप, जैसे हुकूमत कह रही है कि लोग ही बाहर नहीं निकले और इनका तो एहतजाज अभी से नाकाम है, सो अगर लोग निकले ही नहीं है, अभी से नाकाम है, तो फिर हुकूमत को इतना सख्त क्रैकडाउन करने की क्या जरूरत है? सुबह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुकूमत को भी तो रोक देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी और अगर वो बाहर भी निकले तो एहतजाज के लिए निकले, जो कि उनका आईनी हक है। इस पे क्या कहेंगी आप? नमरा, सबसे पहले बसद एहतराम साद साहब को ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है बचपन में शायद इनको वाकई ट्रॉली से बहुत ट्रॉमा है मेरा इस बारे में। नहीं, हम सबका ट्रॉमा है इस बारे में। नहीं, बिल्कुल है, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, क्योंकि बड़े होके भी प्रोग्राम के बाद पेस्ट्री खिलाते हैं साहब। ना सिर्फ के बचपन का ट्रॉमा है, बड़े होके भी कोई बंदे कह रहे हैं कि नहीं वो मेहमान आए हैं, तुम कमरे में जाके बैठ जाओ। आज भी लोग यही कह रहे हैं, तो ये ट्रॉमा तो खत्म ही नहीं हो रहा। जी आमिना, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। देखिए,
जी नम्रा, देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने पहले भी आई डोंट नो इफ ही हर्ड व्हाट आई इनिशियली सेड, मैंने पहले ये बात की थी कि हम आपस की लड़ाई तो कभी भी लड़ सकते हैं, एक हंसी मजाक के नोट के ऊपर हम ऐसी बातें वर्ड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन असल बात ये अंडरस्टैंड करने की है कि जो नजर आ रहा है बज़ाहिर वो ये नहीं आ रहा कि इस एहतजाज का कोई मकसद है। जैसे उन्होंने कहा कि शायद लोगों के दिलों में, हो सकता है कि उनके दिलों में इमरान खान की मोहब्बत हो, लेकिन इमरान खान साहब खुद इस वक्त ऑब्वियसली अवाम से डिसकनेक्टेड है, ना वो बात कर सकते हैं ना वो आ सकते हैं। तो असल इशू ये नहीं है कि अवाम किसके लिए निकली, असल इशू ये है कि इस वक्त अवाम भी इस्तेमाल हो रही है ऐसे लोगों के हाथों में जो खुद भी शायद ना इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और ना इस तहरीक की कामयाबी चाहते हैं, जो इस वक्त पपेट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। जब उनको जलसे और धरने में पहुंचना होता है वो पहुंच नहीं पाते और 2 जिलों की जगह कहते हैं कि मैं 12 जिले टाप के आया हूं। सो इट इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है। मुझे तो लगता है ऐसा पीटीआई को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को भी अनफॉर्चुनेटली, और गवर्नमेंट के लिए भी सिर्फ एक जो है ना, एक न्यूसेंस क्रिएट आमिना, मैं जानना चाह रही थी कि हुकूमत को तो क्रैकडाउन करने की इतनी सख्त क्या जरूरत पड़ी, अगर आप 20 सेकंड्स में इसका आंसर देखिए हुकूमत ने क्या क्रैकडाउन, मैं गिरफ्तारियां हो रही हैं आमिना लगातार, आम मना जाएंगे, लेकिन मैं लाहौर की आपको सिचुएशन बता देती हूँ। ठीक है कि लाहौर के अंदर कंटेनर्स रखे गए हैं, बट वो कंटेनर्स ने अभी फिलहाल रास्ता भी नहीं रोका हुआ। ऑब्वियसली प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है जिसमें हमें जरूरत पड़ती है तो वी नीड टू बी फुली। तो आपके मुताबिक हुकूमत कुछ भी नहीं करे इस्लामाबाद में, क्योंकि हमें तो जहां तक खबरें मिल रही हैं गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, लेकिन आपका पॉइंट इस्लामाबाद में यकीनन ऐसा नहीं। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि इस्लामाबाद में यकीनन कुछ चीजें हो रही हैं। अभी मैंने सुबह ये भी देखा कि एक जो है पीटीआई की रैली, उसने बारात की तरह कैमोफ्लेज होकर आने की कोशिश की और उनको भी जो है अरेस्ट किया गया। सो ऑब्वियसली जब एक चीज अनाउंस कर दी गई, बता दिया गया कि आपको इजाजत नहीं, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि बारातियों की तरह आपका इस्तेमाल? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि हुकूमत को ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून के खिलाफ जारी है। इस्लामाबाद में एहतजाज, जलसे जुलूसों का जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। नाज़रीन यहाँ पे लेकिन हम शायद एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। अब कुछ बात करते हैं कि मुल्क में जब ये एहतजाज वगैरह होते हैं और धरने होते हैं, इससे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। एक दिन मुल्क में बंदिश से मुआशी तौर पे कितनी बदहाली होती है, मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है, इस पे कुछ बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारी टीम ने रिसर्च भी की, बल्कि ये शहबाज राना की स्टोरी है। उसके मुताबिक एफपीआर टैक्स में वसूलियों में 26 अरब रुपए कमी का खदशा होता है। वसूलियों में जो ओबियसली 26 अरब रुपए की कमी का खदशा, फी दिन 2.6 अरब गैर मुल्की सरमायाकारी जाया होने का खदशा है। सनती शोबे को अगर देखा जाए तो रोज की बुनियाद पर 20.4 अरब रुपए नुकसान का तखमीना लगाया गया। ज़राई शोबे में 26 अरब रुपए का रोजाना नुकसान हो सकता है। मुल्क को बरामदाद में 16 अरब रुपए का नुकसान होने का इम्कान होता है, जबकि एहतजाज और बंदिश से मुल्क को रोजाना की बुनियाद पर 189 अरब नुकसान का हुकूमती ये तखमीना, और बाय द वे ये हुकूमती तखमीना है। मुल्क बंदिश और एहतजाज से जीडीपी में 144 अरब रुपए का योमिया कमी का खदशा है। बरामदी हदफ की अगर बात की जाए तो वो 32.3 अरब डॉलर योमिया 65% मुतासिर होने का खदशा है। एफबीआर का योमिया टैक्स हदफ है जो कि 36 अरब रुपए एहतजाज की वजह से वसूली जो है वो 21.8 अरब तक इसकी वसूली हो जाने का फिर खदशा हो जाता है। अब एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क को एक दिन इंटरनेट जो बंद किया जाता है, उस बंदिश से 53 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। मगर इसमें वाजे करना चाहती हूं मैं साथ ये भी कि इस बार मुल्क को हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के धरने से पहले ही यानी कि 48 घंटे पहले से ये सब कुछ बंद कर दिया था। ये नाफिजुल अमल हो चुका है। मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया, और मोटरवेज वगैरह की जो बंदिश से नुकसानात होते हैं वो अभी मैंने इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए, वो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किए। सो साथ साथ ये नंबर्स थे जो मैंने चाहा कि अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। क्या हमारी मईशत मुतहम्मिल है कि इतना नुकसान, योमिया नुकसान, ये बर्दाश्त करे? जो नंबर्स आपने बताए ना, ये इन नंबर्स को अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, हुकूमत को वो नंबर मिलता है जो परसेंटेज उसकी टैक्स की होती है। सो फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा वाजे करें कि अगर एक स्टोर है जो शहर बंद की वजह से बंद हो गया, मैंने अगर वहां जाके एक पानी की बोतल खरीदनी थी, लेट्स से 10 रुपए की, और उसके ऊपर 2 रुपए टैक्स पड़ना था, तो हुकूमत को वो 2 रुपए नहीं मिले। ठीक। तो जो मैंने पानी की बोतल खरीदनी थी उस दिन, क्योंकि मैं रोज एक पानी की बोतल खरीदता हूं उस स्टोर से, तो जो उस दिन की पानी की बोतल थी उस पे हुकूमत को 2 रुपए का नुकसान हुआ।
मैं आपसे इससे अगला सवाल, और वो जो 2-2 रुपए अगर आप ऐड कर लें तो ये 40 बिलियन या जितने भी आपने भी नंबर्स बताए थे, ये अंदाजे के मुताबिक है सब। ये वो है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, बट प्राइमरीली इनडायरेक्ट टैक्सेस से हुकूमत को नुकसान हुआ किसी भी सेल के ऊपर, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, गुड्स, दीगर चीजों से। लेकिन जो असल में अवाम को नुकसान हुआ, वो तो असल नुकसान तो उस दुकानदार को हुआ जिसने 10 रुपए की वो बोतल बेचनी थी और अपना घर चलाना था। 2 रुपए उसमें से हुकूमत को जाने थे, हुकूमत को उतना नुकसान हुआ। लेकिन जो 10 रुपए की बोतल नहीं बिकी, वो उस दुकानदार को नुकसान हुआ जिसने वो बोतल बेच के जो उसका 1 रुपए का प्रॉफिट था उससे अपना घर चलाना था। तो हुकूमत का असल नुकसान नहीं, हुकूमत को बहुत सा नुकसान है, कभी भी आप शहर या मुल्क बंद कर दें तो बहुत नुकसान है हुकूमत का। लेकिन जो असल नुकसान है वो उन लोगों का है जो अपनी सेविंग्स पे नहीं, या अपनी तनख्वाहों पे नहीं, महीनावार सरकारी तनख्वाहों पे नहीं, बट जो रोज की कमाई पे जीते हैं, या मजदूरी करते हैं, या रोज अपनी किराने की दुकान पे जाते हैं, या अपने मोटरसाइकिल के मैकेनिक की दुकान पे जाते हैं, या कहीं पे गाड़ी साफ करते हैं, कहीं पे किसी के घर में का, ये जो लोग हैं जब शहर बंद होता है तो इनका ना सिर्फ के हुकूमत को थोड़ा नुकसान हुआ, उनकी उस दिन की रोजी खत्म हो गई। उन्होंने किसी तरीके से उस दिन को पूरा करना है अगले 30 दिन के अंदर, जो कोई तरीका नहीं। और अगर हफ्ता 10 दिन बंद हो जाए तो ऐसे लोग जो कि जिनकी के रोजमर्रा की हर रोज 1000 रुपए की दिहाड़ी कमा के महीने में किसी तरीके वो 20-25 हजार रुपया कमाते हैं, और उनका 15-20 हजार रुपया माशाल्लाह इस हुकूमत की वजह से तो नहीं, पीटीआई की वजह से उनका बिजली का बिल आता है, और इस हुकूमत की वजह से तो नहीं, पीटीआई की वजह से वो तेल महंगा खरीदते हैं और बच्चों की स्कूलों की फीसें ज्यादा देते हैं। उन लोगों के लिए जब हफ्ता दरमियान में से मिसिंग हो जाए किसी महीने में, कि वो एक हफ्ता काम नहीं कर सके या उनकी रोजी नहीं लगी, तो हुकूमत का तो सिर्फ एक सरकारी नुकसान हुआ, उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको याद है कि जब माजी में एक वबा के दौरान लॉकडाउन की भी बात की गई थी तो 2 आर्गुमेंट्स थे कि क्या शहरों को बंद कर दें, जिससे हुकूमत को और दीगर इकोनॉमी को तो नुकसान होगा, लेकिन जो रोजमर्रा का डेली वेजर है, जो रोज अपना कमाता है और खाता है, जो किराने की दुकान चलाता है, उसका बिल्कुल चूल्हा बंद हो जाएगा। और फिर हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम स्मार्ट लॉकडाउन्स करेंगे, कुछ एरियाज को करेंगे ताकि बेशतर पाकिस्तान के अंदर रोजगार पहिया भी चलता रहे। इसके ऑपोजिट थी इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी। मैं माजरत, मेरी लीडरशिप है तो मैं दबे अल्फाज में ही कहूंगा कि अगर अभी मोबिलाइजेशन शुरू भी नहीं हुई थी और आपने शहर बंद कर दिए, जैसे कि मेरा ख्याल में सामना तो कहेंगी कि कोई शहर बंद नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान के बाकी दीगर लोग हैं उनमें शायद थोड़ी सी ये शमा अभी बाकी हो इस हकीकत को बयान करने की कि बाकी शहर बंद हो गए। उनसे पूछना ही चाहिए कि चलें, जिस दिन एहतजाज होना था या जिस दिन दंगा फसाद है तो है, जो आपने आगे पीछे के दिन बंद किए, उसकी तैयारी में, उसके फॉलो अप में, उसमें जो लोगों की रोजियां चली गईं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, उसका कौन खमियाजा भरेगा? ये रियल डैमेज है मुल्क को, इकोनॉमी के साथ साथ। अच्छा आमिना, चलें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है वो मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क मुखालिफ है, लेट्स अज्यूम दैट वो उन्होंने आज आना था, आज उनका एहतजाज शुरू होना था। 48 घंटे पहले जो हुकूमत ने इकदाम किए वो इंतहाई सख्त इकदाम है हमारी मईशत के लिए खास तौर पर। सो ये 48 घंटे पहले से करने की क्या जरूरत पड़ी हुकूमत को? नमरा, पहले तो मैं साथ साथ की बात को आगे लेके चलना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि जी वो नुकसान जो है वो एक प्राइवेट वेंडर का होता है और वो उनका नुकसान ज्यादा है, और हुकूमत का शायद इनके लिए या इनकी जो जिस पार्टी के ये हमदर्द हैं, क्योंकि ये कहेंगे मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, उनके लिए हुकूमत और आवाम अलग अलग होंगी। बट हम ऐसा समझते हैं कि आवाम के किसी शख्स का 1 रुपए का भी जो नुकसान है वो हुकूमत का नुकसान है, क्योंकि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तमाम आवाम, और अगर उनमें से किसी का नुकसान हो रहा है तो हम उस नुकसान की पूरी ओनरशिप भी लेते हैं, पूरा गम भी लेते हैं, और उसको बेहतर करने की, उनकी मुश्किल को आसान करने की कोशिश और इतने पैसे रिटर्न कर देना, अगर आप गम लेते हैं तो रिटर्न कर दें उनको पैसे, सरकारी खजाने में से निकालें, थोड़ी प्रोटोकॉल्स के पैसे कम करें और इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जी डेफिनेटली, मैं उसी पे आ रही हूँ कि आपने ये कहा कि 48 घंटे पहले बंद क्यों किया गया। अनफॉर्चुनेटली आपको ये बात पता है कि बहुत सारे लोग
बहुत से इंतशार पसंद अनासर, आपने शायद देखा होगा कि आज सुबह एक सिक्योरिटी थ्रेट और भी आया कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स, मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग, इनके अलावा कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो भी शायद पीटीआई के कॉन्वॉयज की तरह कैमोफ्लेज करके इन रैलीज में हिस्सा लेंगे और देयर इज अ हाई सिक्योरिटी अलर्ट आल्सो। सो अनफॉर्चुनेटली एक हुकूमत के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि हुकूमत के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है अपने हर शहरी, अपने हर शख्स, हर बच्चे की, पाकिस्तान के अवाम के हर बच्चे की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उनकी सेफ्टी, मैम, और आपने इन्होंने तो देखा- कहा कि हम बड़े हैं और ये बच्चे एक हैं, छोटा सा- और बच्चों को जो है, मैडम आपने देखा आज सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, पंजाब पुलिस के बंदे लड़कों को थप्पड़ मार रहे हैं, वो अब काफी वायरल हो चुकी हैं। ये आपके ख्याल में ये हुकूमत लोगों की सेफ्टी इंश्योर कर रही है? साथ साथ पहली बात तो ये है कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन होगी, और मैं इस चीज की बड़ी सख्त मजम्मत करती हूँ कि पुलिस और अवाम के अंदर जो है एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए और अवाम को पुलिस की मौजूदगी में सेफ फील करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो आई एम 100% आप उसकी मजम्मत करती हैं, मिनिस्टर विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर दैट। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू यहाँ पे हमारी जारी रहेगी, एक करने लगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने लगे हैं कि वजीर आजम ने एक कमेटी तश्कील दी थी और पीपल्स पार्टी ने भी कमेटी तश्कील दे रखी है, जिसका मकसद ये है कि बातचीत करनी है इन दोनों जमातों के दरमियान जो भी मसाइल हैं उनसे मुतालिक। तो ये मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, आमना प्लीज बताइएगा। अभी तक क्योंकि बज़ाहिर अगर देखा जाए तो उस तरह से फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई है, लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी नाराज है। देखिए, एक मीटिंग कुछ दिन पहले जो है वो हुई थी, जिसके अंदर हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और जो हमारी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर साहिबा हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, गवर्नर साहब मौजूद थे वहाँ पे, इनके पार्लियामेंट्री लीडर और चंद और सीनियर पॉलिटिशियंस जिनको नॉमिनेट किया गया था सीनियर लीडरशिप की तरफ से, वो लोग मौजूद थे, जिसके अंदर उन्होंने अपने कंसर्न्स का जो है। लेकिन आमिना, कुछ दिन पहले, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज क्वेश्चन ऐड कीजिएगा। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, हमें जो कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद ब्लैकमेल करना चाहती है हुकूमत को। सो उस टाइम तो आप लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नर पंजाब के ताबड़तोड़ हमले आ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट पे, सो उससे आप लोगों को लगता नहीं है कि हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, शायद पीपल्स पार्टी सीरियस भी हो सकती है? देखिए नम्रा, मैं एक्चुअली वही बात कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को जहां तक गवर्नमेंट के एंड पे बात है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपने तमाम इत्तेहादियों के, इवन अपने ऑपोजिशन के मेंबर्स के, अगर किसी किस्म के कोई कंसर्न्स हो उनको बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से एड्रेस करे। हम नहीं चाहते कि कोई पार्लियामेंटेरियंस हमसे जो है वो खफा रहे या उनकी कोई प्रॉब्लम्स उनके अंदर रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पार्लियामेंटेरियंस का प्रॉब्लम है वो आगे जाके आवाम का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट की ये तरजीह है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के तमाम कंसर्न्स को अच्छी तरीके से एड्रेस करें। जहां तक पीपल्स पार्टी के इन बयानात की बात है तो मैं उसी पे आ रही हूं कि हमने बावजूद इसके कि एक बहुत हाई पावर्ड मीटिंग रखी गई जिसके अंदर इनके तमाम एतराजात को ना कि सिर्फ सुना गया बल्कि हल किया गया, एड्रेस किया गया, और उसके अंदर से ये लोग सेटिस्फाइड होके शुक्रिया अदा करके उठ कर गए। उसके बाद दोबारा आकर टीवी पे इस तरह के बयानात देना, मैं नहीं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त बेहतर सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि ये इस वक्त अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे जो है गैर जिम्मेदाराना बयानात दे। ठीक है, साथ साहब आपकी इस पे क्या राय है? पर्टिकुलरली पंजाब की ज्यादा बात हो रही है, पंजाब में ऐसे क्या मसाइल हैं पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं लग पा रही है, या फिर लग भी रही है और वो आमना वाली बात है कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? मैं तो मैन क्योंकि मेरी पार्टी की लीडर हैं तो उनको सुन के मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। देखिए पंजाब में तो कोई, पंजाब जैसी लीडरशिप पाकिस्तान क्या दुनिया में किधर है जिस तरह की पंजाब में हमारी लीडरशिप है हमारी पार्टी की। किसी को क्या खलिश हो सकती है पंजाब की लीडरशिप के साथ? आप अगर देखें पंजाब की पुलिस मिसाली पुलिस है, न्यूयॉर्क के अंदर उनकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। पंजाब का जो बाकी आपको पता है आजकल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पंजाब में खुली सड़कें हैं, आमदो रफ्त के अंदर लोगों को मसले कोई नहीं है। पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह की शफकत बरती जाती है उसकी एग्जाम्पल्स स्कैंडिनेविया के अंदर दी जाती हैं। हमारी पंजाब की लीडरशिप जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी क्यों
وہ بہت ساری چیزوں کے اندر ادھر ادھر کی بات کر سکتی ہوگی، لیکن پنجاب کی وہ لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے، خاص طور پہ اس پرائم منسٹر کے نیچے جس نے نہ الٹا چوک پہ لٹکایا، نہ پیٹ پھاڑ کے زرداری صاحب کے پیسے والا اپنا وعدہ پورا کیا، نہ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی تو بالکل سیاست کھیل رہی ہے. میں اپنے دلوں کے وزیر آپ کی اعظم بھی یہ رائے ہے کہ ساتھ بلیک میں میل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ مجھے میری لیڈرشپ نے یہی بتایا، تو مجھے اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصد نظر نہیں آتا، کیونکہ پنجاب میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اگر کسی بندے کو پنجاب سے مسئلہ ہے تو اسے بالکل اپنی والی علاج صحیح ٹریننگ ہوئی ہے، ان کی آنکھیں بند کر کے کان بند کر میڈم کے میں نے صرف تو آپ کی leadership سائڈ بات لی ہے، سنیں، میں بھلے تو وہ کہہ رہا ہوں جتنی آپ سے غلط اچھا بات کوئی ہے نہیں. اب تو مان جائیں بات. آمنہ، گورنر پنجاب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی تحریک انصاف سے متعلق پالیسی ہے اس پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا. گمراہ لوگ ہیں جو پنجاب بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پنجاب کو جو لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، خواہ گورنر پنجاب ہی کیوں نہ ہو، انہیں بلبائی کہنا چاہیے، انہیں دہشت گرد کہنا چاہیے، انہیں شر پسند کہنا چاہیے. گورنر پنجاب کو چاہیے کہ وہ فوراً بڑوں کی بات مانے، ٹرالی سے کوئی چیز نہ اٹھائیں، چپ کر کے مہمان گھر آئے ہوئے ہیں، چپ کر کے اپنے کمرے میں موجود رہیں اور زیادہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. گورنر پنجاب ہے تو کیا. چلیں آمنہ کا کامنٹ لے لیتے ہیں. جی نہیں میں بتاؤں، اصل ٹراما ان کا بچپن والا نہیں ہے، شاید پچھلی رجیم کا ٹراما ہے کہ یہ یا باجوہ صاحب کو والد محترم سمجھتے تھے یا جنرل فیض کو والد محترم سمجھتے تھے. اب ان کے دونوں والد محترم یہاں پہ موجود نہیں رہے تو شاید ان لوگوں کو اس بات کا ٹراما ہے کہ یہ کسی بڑے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو بڑا مانتے ہیں، سوسائٹیز میں گورنمنٹس کو گارڈین سمجھا جاتا ہے. جی میڈم، ہم جیسے آپ کے جیسے میڈم نے کہا ساری عوام ان کو اپنا بڑا مانتی ہے، مائی باپ مانتی ہے. میڈم ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.